सोचे नहीं थे कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब हम आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस देश के भीतर में मुनाफे का मतलब दूसरे को मौत देना होता है, कि इस देश के भीतर दवाइयों से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। उन हिस्सों में जो रेड जोन है वहां भी शराब की दुकान खुल गई और मौत भी जिंदगी के समानांतर इस देश के भीतर में चलती है। मौत से इस देश को कमाई भी हो जाती है और जिंदगी बचाने के लिए इस देश की सियासत अपने तरीके का ककहरा गढ़ती भी चली जाती है। तो मौत से बचने के उपाय हम लोग खोज रहे हैं या मौत की तरफ लगातार भागते हुए कदम इस देश के सिस्टम का हिस्सा है? आपके जहन में ये बात आ रही होगी, दरअसल जिक्र वायरस का हो रहा है, लॉकडाउन का हो रहा है। लॉकडाउन के बाद खुलने वाली आर्थिक स्थितियों से भारत किस तरीके से जूझेगा, इसको लेकर हो रहा है। जी नहीं, आज तो जिक्र इस बात का हो रहा है कि दरअसल देश के उन हिस्सों में जो रेड जोन है वहां भी शराब की दुकान खुल गई। और हमने भी कभी इस रूप में अध्ययन नहीं किया था और जाना नहीं था कि इस देश के भीतर दवाइयों से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। इस देश के भीतर सबसे ज्यादा लाइसेंस फीस कहीं से मिलती है सरकार को, तो वह शराब की दुकान बांटने को लेकर मिलती है। इस देश के भीतर किसी एक प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा राजस्व कमाई अगर होती है राज्यों की या केंद्र सरकार की, तो वह शराब बेचकर होती है। इस देश के भीतर सबसे ज्यादा मौत अगर होती है तो वजह शराब ही है। और देखिए, लॉकडाउन जारी है और इन सब के बीच जब यह ऐलान हुआ कि शहर शहर, नगर नगर, जिले जिले और राज्य राज्य या समूचे देश में अब शराब की दुकानें खुल जाएंगी, तो जिस तरीके की कतार नजर आने लगी उसमें एक बड़ा सवाल यह था, क्या इस देश के भीतर में मौत से किसी को डर नहीं लगता है, या मौत शायद हर कोई अपनी हथेली पर लेकर चलता है? तो फिर किस बात का डर है? यह कौन सा वायरस है? इससे क्यों डराया जा रहा है? और अगर डराया जा रहा है और अगर यह डर है और अगर यह सच है, तो फिर लॉकडाउन के भीतर शराब की दुकान खोलने का मतलब क्या था? क्योंकि जहां भी दुकान खुली वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है। इस तरीके से था, लगा जैसे कोई हाट खुल गया है। लोगों की कतार, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे मुंबई का इलाका हो, चाहे दूरस्थ आंध्र प्रदेश के किसी गांव का इलाका हो या केरल की दुकानें हो, कल्पना के परे है। एक खबर हमने पढ़ी थी अप्रैल के महीने में, जिस वक्त शराब की दुकानें बंद थी, केरल में 6 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। उम्र 40 बरस से कम थी, 18 से ज्यादा थी। इस देश में 18 के बाद लोग शराब पी सकते हैं। लेकिन आज इस बात का जिक्र हम आपसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इस देश के भीतर का सच है वो बेहद डराने वाला है। किस लॉकडाउन का जिक्र हम कर रहे हैं, किस वायरस का जिक्र हम कर रहे हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। इस देश के भीतर में दवाइयों की दुकान के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ 10,000 हैं, लेकिन शराब बेचने के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तादाद 72,000 है। इस देश के भीतर में जो रिटेल फार्मेसी बेचे जाते हैं उनकी तादाद 1,25,000 है। शराब बेचने वाले रिटेल दुकानों की तादाद इस देश में 6,30,000 है। इस देश के भीतर में जो स्टॉकिस्ट हैं दवाई के, उनकी तादाद 65,000 है। इस देश में जो स्टॉक रखते हैं शराब के, उनकी तादाद 3.5 लाख है। इस समूचे देश में जो रजिस्टर्ड दुकान है दवाइयों की, उनकी तादाद लगभग 5,50,000 है। और इस देश के भीतर में रजिस्टर्ड तौर पर जो दुकानें हैं शराब की, जो विदेशी शराब बेचते हैं, जो देसी शराब बेचते हैं, जो बियर की दुकान खोले हुए हैं, उनकी तादाद 19,80,000। जी, यह इस देश की स्थिति है। इसके भीतर और अगर घुसिएगा तो आपको और शर्म आएगी, क्योंकि सारी कमाई क्या इस रूप में होती है? पूरे देश का एनालिसिस तो नहीं, इसके लिए हमने खास तौर पर दिल्ली से सटे हुए नोएडा के इलाके को लिया है। नोएडा के इलाके पर जाएं उससे पहले एक चीज जरा समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए क्या प्राथमिकता है, जरूरतें क्या है, न्यूनतम जरूरत क्या है, सरकार उसे कैसे पूरा करेगी, कौन सा सिस्टम है? कुछ भी नहीं है इस देश के भीतर में। तभी तो बहस चल रही है कि जो माइग्रेंट मजदूर है, जो अपने घर पहुंचना चाहता है, उससे रेलवे किराया ले रही है। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन सच यह है कि मुंबई के वसई से ट्रेन खुलती है कल के दिन और वो ट्रेन पहुंचती है गोरखपुर, उसको पहुंचना है, और
जो माइग्रेंट मजदूर है उससे लिया जाता है टिकट 740 रुपए, और जिनके पास टिकट नहीं है कुछ लोग उसको वहां ब्लैक भी करते हैं और लेते हैं 800 रुपए। सामान्य तौर पर अगर आप स्लीपर क्लास में सफर करते हैं, मुंबई से गोरखपुर तक काशी एक्सप्रेस में बैठते हैं, तो आपको पैसे देने होंगे 680 रुपए, और अगर आप गोरखपुर एक्सप्रेस सुपरफास्ट में बैठते हैं तो आपको लगेंगे 735 रुपए। यहां पर पता चल रहा है, जब आप अंदर घुस के बातचीत करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि कुछ भोजन दिया जा रहा है, उसका भी पैसा जोड़ दिया गया है। जो बाहर चेकिंग हो रही है, मास्क दिया जाता है, उसका भी पैसा जोड़ा गया है। कोई रियायत कहीं से नहीं। और जिस तरीके से रेलवे ने ही 151 करोड़ रुपए पीएम केयर में दिए हैं, उसकी अपनी कमाई साल भर की 250 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, जो नेट प्रॉफिट रेलवे के पास आता है। 150 करोड़ 151 करोड़ शगुन के नाम पर 1 करोड़ और यानी 151 करोड़ रुपए दे दिए गए। लेकिन रियायत देने के लिए देश के भीतर की स्थिति, अगर इस देश में 1000 ट्रेन एक साथ चले तो रेलवे पर बोझ पड़ेगा सिर्फ 100 करोड़ का, क्योंकि एक ट्रेन चलाने में मैक्सिमम खर्चा जो आता है वो 10 लाख रुपए का आता है। यानी आप 100 करोड़ खर्च करके इस देश में 1000 रेलगाड़ी एक दिन के लिए चला सकते हैं। लेकिन हमने 151 करोड़ रुपए पीएम केयर में डाले हैं। पीएम केयर इस बात की तकलीफ उठाने को तैयार नहीं है कि वह उन पैसे से माइग्रेंट मजदूरों को रियायत देते हुए घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा दे। लड़ाई इस बात की हो रही है कि स्टेट क्यों नहीं देता है पैसा, सेंटर कितना देगा पैसा, या सेंटर क्यों नहीं दे रहा है, स्टेट क्या पैसा देगा। लड़ाई इस बात की हो रही है। ये इस देश के नागरिकों का सवाल है, लेकिन गरीबों का सवाल उसके भीतर में नहीं समाता है। उसके भीतर जब आप और जाइएगा, और अब जरा समझने की कोशिश यह भी कर लीजिए, क्योंकि जब हम एक जिक्र सिर्फ नोएडा का करने वाले हैं, उससे पहले एक चीज और जानिए। इस देश के भीतर में जो भी कमाई होती है किसी भी राज्य को चलाने की, उसके हाथ पांव फूल गए हैं बीते 50 दिनों में। कमाई हो नहीं रही है क्योंकि ये देश सिर्फ टैक्स के पैसे से चलता है। टैक्स तभी होगा जिसको आप माल को खरीदेंगे। बाजार से अगर आप बिस्कुट खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, शराब की बोतल खरीदते हैं, कॉपी किताब खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, सब में आपको टैक्स लगता है अलग अलग माध्यमों से, जिसका जिक्र इससे पहले के एपिसोड में हमने आपको बताया था। केंद्र सरकार कैसे चलती है। स्टेट के सामने नया संकट है कि उसके पास तो पैसा अब आ ही नहीं रहा है। अब वो क्या करेगी। और खुद हर स्टेट का एक ढांचा होता है कि राज्यों की कमाई कहां से होती है। राज्यों की कमाई उसके अपने टैक्स रेवेन्यू 46% रहता है। ये 46 टैक्स रेवेन्यू कहां से आता है। इस 46% को जब अलग अलग हिस्सों में आप बांटना शुरू कीजिएगा तो आपके सामने आएगा कि स्टेट जीएसटी जो होता है वो 39.9% है, जो बीते 40-45 दिनों में कितना हो गया है, यह मानकर चलिए 80% तक नीचे आ गया है। डाटा देंगे आपको। जो वैट लगाया जाता है, और वैट मैक्सिमम पेट्रोल डीजल पे लगता है, ज्यादा कमाई उसी से आती है, वो तकरीबन 21.5% होता है राज्यों की कमाई का। जो एक्साइज लगाया जाता है, एक्साइज शराब से जुड़ा है, लीकर से जुड़ा है, जो कि लगभग 12% तक का होता है। जो प्रॉपर्टी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उससे राज्यों की कमाई उस टैक्स से होती है लगभग 11.2%। और जो गाड़ियां खरीदी बेची जाती है, जो टैक्स व्हीकल्स पे लगता है, उससे कमाई होती है 5.7%। और ये जो 46% इन सबको मिला दीजिएगा, इसकी स्थिति बिगड़ गई इस दौर में। राज्यों के ऊपर दबाव है कि वो पैसा लाए तो कहां से लाएं, क्योंकि जीएसटी का पैसा जो इससे पहले का था वह भी सेंटर स्टेट को देने के लिए स्थिति में नहीं है। वहां भी लाखों करोड़ का बकाया है। अब राज्य क्या करे, तो शहर शहर शराब की दुकानें खोली गई। कितना पैसा आता है शराब की दुकानों से। शराब की दुकानों से तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया पिछले साल का है जो राजस्व के तौर पर मिला। 2.5 लाख करोड़। स्टेट वाइज जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र की कमाई 24,000 करोड़ की, उत्तर प्रदेश की कमाई 26,000 करोड़ की, तेलंगाना की कमाई 21,500 करोड़ रुपए की, कर्नाटक की कमाई 20,948 करोड़ रुपए की, बंगाल में कमाई, पश्चिम बंगाल में 11,874
करोड़ रुपए की कमाई। राजस्थान में 10% इधर बढ़ा दिया गया टैक्स, उससे उसकी बढ़ गई स्थिति और 7,800 करोड़ की कमाई उसको साल भर में हो जाती है। पंजाब में भी बढ़ाया गया एक्साइज टैक्स, अब उसकी कमाई 6,000 करोड़ पार कर गई है, पिछले साल 5,600 करोड़ की थी। दिल्ली की कमाई तकरीबन 5,500 करोड़ की कमाई है। मध्य प्रदेश ने भी बढ़ाया है और अब वो 9-10 हजार करोड़ रुपए कमा रही है। ये सारी कमाई के लिए शराब की दुकानें खोल दी गई, वो शराब की दुकानें जिसकी वजह से इस देश के भीतर में हर दिन जो मौत होती है वह 383 मौतें होती हैं और ये स्थिति आ गई है। तो हमको लगता है आखिर में एक बात और आपसे जिक्र करें, क्योंकि इसका जिक्र हम आपसे कल करेंगे। अब ये जिक्र यह है कि इस देश के भीतर में आज़ादी के बाद से जो भी खून पसीने और खनिज संपदा के जरिए भारत ने कमाया, उसको इस दौर में खत्म किया जा रहा है। जितने भी पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए जितनी भी यूनिटें, उनकी क्या हालत बदतर हो गई है, हम इसका जिक्र आपसे कल करेंगे। तब आप समझ पाएंगे कि एक तरफ सवाल ये इकोनॉमी को अब संभालने का नहीं है, लगता ऐसे है कि अब सब चीज ध्वस्त ही कर दो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जब इंडिविजुअल लेवल पे लड़ाई होगी तब ये बात आएगी कि सिस्टम गड़बड़ है। लेकिन सामूहिकता के साथ अगर स्थिति इस देश के भीतर में ऐसी आ जाएगी तो कहा जाएगा ये तो पॉलिटिकल तौर पे चीजें चल रही है, इसके पीछे कोई विचारधारा खोजी जाएगी। तो सोचने वाले लोगों को कुंद करो, शराब पिलाकर कुंद करो, नशे के नाम पर कुंद करो, और ये नशा कुछ भी हो सकता है। ये शराब तो एक प्रतीक है। अगर इस स्थिति में ये देश आ रहा है और इस स्थिति में लोग इसमें शरीक हो चले हैं, ये जानते समझते हुए भी कि कल हेलीकॉप्टर ऊपर से फूल बरसा रहा था और आज भी मजदूर पैदल साइकिल पे चले जा रहा है, कल रेलवे की टिकट कटा रहा था तो पैसे देने पड़ रहे थे, आज कहा जा रहा है नहीं नहीं हमने तो मुफ्त दिया। यानी झूठ फरेब की पूरी स्थितियां इस देश के भीतर में अगर इस तरीके से रेंग रही है तो तय तो हमें लगता है इस देश की जनता को ही करना चाहिए। शराब रास्ता नहीं है, संभव हो तो बायकॉट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले